हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करने जा रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो सेकेंड टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 1 का रियल नंबर्स का। चैप्टर 1 रियल नंबर्स है, उसका सेकेंड टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे पहले हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा किया था। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा फर्स्ट वीडियो में आ चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है किसी कारणवश तो आप जो है उसे देख सकते हैं। मैथ्स फॉर क्लास 10th के लिए जो प्लेलिस्ट बना हुआ है MNC एजुकेशन में, वहाँ पर आप जाएं, जिसके लिए लिंक प्रोवाइडेड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप जो है उसको क्लिक करके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम को अटेम्प्ट किया है और कैसे उसका यूज़ जो है हम दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स के HCF निकालने के लिए करते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया है। आज के सेशन में हम उसके आगे बढ़ेंगे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देखिए इसको अगर हम देखें थोड़ा सा, हम अगर कंस्ट्रक्ट करें कि आखिर ये है क्या, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से ये है कि किसी भी नंबर को, नेचुरल नंबर को आप जो है कोई नंबर, नेचुरल नंबर लीजिए और उसको आप जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई नेचुरल नंबर लिया 2 तो आप उसको लिख सकते हैं 2, ठीक है। जबकि अगर आपने लिया 4, ठीक है, तो आप इसको 2 × 2 या फिर इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आपने लिया 6 तो आप जो है 2 × 3 लिख सकते हैं। 8 अगर लेंगे तो आप जो है 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि क्या पता हमें सिर्फ इवन नंबर्स ही ऐसे लिख सकते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली 3 क्यों नहीं लिया, तो 3 का तो 3 इन इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर, तो 3 तो खुद ही प्राइम नंबर है। तो हम जो यहाँ पर मेन जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए तो वो नेचुरल नंबर जो है आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो ऑलरेडी प्राइम नंबर हैं तो उनके बारे में बात ही क्या करना। जैसे ये देखिए 5 तो 5 ही रहेगा, 7 तो 7 ही रहेगा, तो इसके बारे में बात नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर जैसे देखिए 9 अगर लेंगे तो हम 3 × 3 लिख सकते हैं या फिर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम ले रहे हैं तो इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर वो प्राइम नंबर है तब तो वो ही खुद ही वो उसका फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा। जैसे 3 हमने लिया, 5 लिया या 7 लिया, इन सभी के तो वही थे। खुद ही किसी भी प्राइम नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 तो किसी का भी होता है और एक द नंबर इटसेल्फ। मतलब इसके अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक खुद ये जो नंबर है। तो प्राइम नंबर्स को हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो है किसी भी नेचुरल नंबर को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है, कोई भी नंबर आप लेके चेक कर सकते हैं ये। अब जैसे मान रखिए कि 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 23 है, ये सभी तो प्राइम नंबर हैं। तो इन सभी का तो वो खुद ही फैक्टर होगा, तो उसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। पर अगर हम यहाँ पर जो है कोई भी, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सभी को अगर हम लें
और अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जितने चाहे रिपीट कर सकते हैं, हम किसी का कितना भी पावर ले सकते हैं। तो हम यहाँ से इन सभी को खाली प्रोडक्ट अगर करना शुरू करें तो हमें इन्फिनेटली मैनी नंबर्स मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 किया तो 2 इंटू 3 इंटू 5 है, तो इससे क्या मिल रहा है? 30 मिल रहा है। तो आप चाहे जिस भी ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई कराएंगे आपको 30 ही मिलेगा। यानी कि 30 के प्राइम फैक्टर्स में जो है सिर्फ यही 3 प्राइम नंबर्स आएंगे। आप करके देख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आता है। जैसे अगर आपने मान रखिए कि यहाँ पर 5 से शुरू किया तो ये 6 टाइम्स में जाएगा, फिर अगर 3 से किया तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, और अगर 2 से किया तो ये 1 टाइम में जाएगा। इस तरह से 30 को हम क्या लिख सकते हैं? और 5 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ पर यही बात जो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कही गई है कि आप किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो किसी भी फॉर्म में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइम नंबर्स जितनी बारी आ रहे होंगे सिर्फ वो जो होंगे वो यूनिक होंगे। मतलब ये हुआ कि देखिए 30 का तो 2 इंटू 3 इंटू 5 भी लिख दिया, 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख दिया, तो ये आप चाहें तो 3 इंटू 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। लेकिन ये सभी जो है किसके प्राइम फैक्टर्स हैं? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो ये जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 30 के हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक होंगे, लेकिन उनके ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं। ऑर्डर मतलब 2 पहले आ रहा है, 3 बाद में आ रहा है, 5 बाद में आ रहा है। तो इस तरह से 2, 3 और 5 का ऑर्डर बन गया। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि 5 इंटू 3 इंटू 2 मतलब पहले 5 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 3 पहले आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर लास्ट में 2 आए। तो ये सिर्फ फर्क पड़ सकता है, बाकी आपको 3, 5 और 2 ही उसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, ये यूनिक होते हैं। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताता है हमें। ठीक है, तो अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को फॉर्मली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो ये है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर। अब यहां पर हम एक और चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉम्पोजिट। ठीक है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर जो होगा वो नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कहिए कि फैक्टराइज्ड। ठीक है, तो फैक्टराइज्ड, एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड as a product of primes, as a product of primes मतलब प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन जो होगा, एंड दिस फैक्टराइजेशन जो होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। ये फैक्टराइजेशन इज यूनिक except for the order in which they appear। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर इस चीज का क्या मतलब हुआ कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होंगे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। तो यहां पर हमने देखा 2, 3, 5 आ जाए या 5, 3, 2 आ जाए या 3, 5, 2 आ जाए, लेकिन आएंगे सिर्फ वही। तो मतलब फैक्टराइजेशन क्या है? यूनिक है, लेकिन उनके ऑर्डर का कोई सिस्टम नहीं है। ऑर्डर का सिस्टम भी हम बना सकते हैं अगर हम जो है उसको जो फैक्टर्स आए उसको हम असेंडिंग पावर्स या डिसेंडिंग पावर्स में लिखें। अगर हम मान रखिए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में चूज कर लेते हैं कि असेंडिंग में लिख रहे हैं तो हमें 2, 3, 5 ही लिखना पड़ेगा।
अब मान रखिए कि किसी में कोई ऐसा कॉम्पोजिट नंबर है हमारे पास जिसमें कि कोई फैक्टर जो प्राइम नंबर है वो रिपीटेड है, तो वो पावर हम जो है उसी के साथ में लिख देंगे, लेकिन हम उनको असेंडिंग में ही रखें, असेंडिंग ऑर्डर में ही रखें, तो वो जो है यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लेकिन ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई कन्वेंशन भी नहीं है, आप जिस भी ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, पर आप अगर असेंडिंग पावर्स में लिखेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी कि आपको अगर कुछ ढूंढना होगा तो आपको फिर ज़्यादा दूर तक देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक सीक्वेंस बन जाता है, एक ऑर्डरिंग अगर हो जाती है तो, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो ये देखिए कि ये कॉम्पोजिट का क्या मतलब है। कॉम्पोजिट का मतलब होता है, देखिए हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक हम प्राइम कैटेगरी रखते हैं, प्राइम नंबर्स की कैटेगरी रखते हैं नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, और एक रखते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर की फर्दर कैटेगराइजेशन अगर हम करेंगे तो नेचुरल नंबर्स में पहला जो है हम मान रखिए कि रख लेते हैं प्राइम नंबर्स का कैटेगरी, ठीक है, और दूसरा जो है हम रख लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर कि एक जिसके कि एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होंगे, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो दो होंगे इसके, वन एंड इटसेल्फ। इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, तो इसमें आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, वन तो होगा ही और इटसेल्फ, ठीक है। अब देखिए कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसमें कि मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं तो आप जैसे यहाँ पर कौन से नंबर लेंगे, 4 लेंगे। 4 में क्या है, 2, 2 और 1, तो 3 फैक्टर्स हो गए इसके। अगर 6 लें तो 2, 3 और 1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर 8 के साथ भी यही बात होगी, 9 के साथ भी यही बात होगी, 10 के साथ भी यही होगा, 12 के साथ भी, एंड सो ऑन। समझ में आई बात। तो आपके पास दो तरह के नंबर्स बन जाते हैं, मतलब दो कैटेगरीज हो जाती है नेचुरल नंबर्स के, एक प्राइम की और एक कंपोजिट की। अगर आप लोगों में से किसी ने ये गौर किया होगा कि यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 है, 4, 6, 8, 9, 10, 12 है, 1 कहाँ है, 1 ना तो इस कैटेगरी में है और ना ही इस कैटेगरी में है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि 1 जो है इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो इसको ना तो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में और ना ही इसको प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो समझ गए बात को। तो 1 जब भी आए तो 1 या ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। 1 इसलिए प्राइम नहीं है क्योंकि उसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स नहीं हैं, और कंपोजिट इसलिए नहीं है क्योंकि उसके मोर देन टू फैक्टर्स भी नहीं हैं। वो तो खुद ही 1 जो है बस इटसेल्फ हो गया। तो 1 इज नॉट केप्ट इन एनी ऑफ द डिविजन्स है जो हमने टाइप्स रखा हुआ है, एक प्राइम का एक कंपोजिट का। 1 जो है इन दोनों में से किसी में भी नहीं आता है। अब दूसरा एस्पेक्ट ये भी देख लेते हैं कि हम इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्यों कहते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो है ना ये बहुत ही बेसिक है और इसका क्रूशियल इंपॉर्टेंस है इंटीजर्स को पढ़ने में, ठीक है, इंटीजर्स के कैरेक्टरिस्टिक को जानने में, या फिर इसका फिर आगे चल के भी बहुत ज़्यादा यूसेज है पर ऑफ बेसिक नेचर। तो इसीलिए ये क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया, क्योंकि बहुत बेसिक एंड क्रूशियल है तो फंडामेंटल हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर बेसिक भी हो और क्रूशियल भी हो तो जो वैसे चीज़ को हम फंडामेंटल कह देते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है ये किनके द्वारा इसका प्रूफ दिया गया था, उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल
फ्रेडरिक गॉस जो है उनको मैथमेटिशियंस का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस, गॉस को, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को जो है मैथमेटिशियंस का राजकुमार भी कहा जाता है। और ये जो है 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में से एक माने जाते हैं ऑफ ऑल टाइम। मतलब जितने भी मैथमेटिशियंस हुए हैं उनमें से 3 मैथमेटिशियंस को आप ग्रेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। उनमें से पहले हैं आर्किमिडीज, दूसरे हैं न्यूटन और तीसरे हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, तो गॉस ने इसका जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसका प्रूफ उन्होंने पहली बारी प्रोवाइड किया था। तो इसलिए जो है इनको, मतलब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसको गॉस ने प्रूव किया था, तो इसलिए गॉस का दिया हुआ माना जा सकता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये यूनिकनेस वाला जो है उन्होंने थ्योरी दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये है क्या। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique except for the order in which they appear. Order may be different, as in the case of 30 we have seen कि 30 can be written as product of primes as 2 into 3 into 5, or it can also be written as 5 into 3 into 2, and similarly it can be written as 3 into 5 into 2. So you can see 30 can be expressed as a prime of product of primes, as a product of primes, but these representations, the product which we represent, मतलब हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेम हो ये जरूरी नहीं है, पर हम कन्वेंशन के हिसाब से तो नहीं, पर अपनी सुविधा के लिए हम जो है इन फैक्टर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगा दें तो हमारा जो है थोड़ा आसान हो जाता है। यूजुअली वी पुट देम इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर हमने ये भी जाना कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया था इसका प्रूफ कि यूनिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक होगा, तो वो जो है उन्होंने प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हम सबों को पता होता है कि कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए यूजुअली हम जो है 2 से स्टार्ट करते हैं और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। अब मान रखिए कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक है 96 और दूसरा है 404। तो 96 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखना चाहते हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2। तो 2 से शुरू करेंगे क्योंकि 96 एक इवन नंबर है, 6 लास्ट में है। किसी भी नंबर के अगर यूनिट्स प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हों तो वो इवन नंबर होते हैं और इसका मतलब ये होता है कि वो 2 से कैंसिल होगा ही होगा। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो हम जो है 2 से इसको कैंसिल कराते हैं, 2 4 जा 2 8 जा, तो 48 टाइम्स में चला जाएगा। 2 से अगर कराएंगे 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। 2 से फिर से कराएंगे 12 हो जाएगा, 2 से फिर से कराएंगे 6 हो जाएगा, 2 से फिर से कराएंगे 3 हो जाएगा और 3 से जब कराएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 96 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 पे कितनी बारी पावर है, 1 2 3 4 5, तो 5 पावर हो गया और इंटू में 3 हो गया। ठीक है, हम अब दूसरा देखते हैं। 404 है दूसरा नंबर, हमने जिक्र किया था अभी। तो 404 का भी हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो ये 2 है तो 202 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कराएंगे। 4 है लास्ट में, आपको बताया अभी कि किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई होता है तो वो जो है इवन नंबर होता है, यानी कि वो 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर 202 आएगा, फिर से 2 यहाँ पर लास्ट में है तो 101 आ गया। अब जो है ये कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, तो हम जो है 404 को क्या लिख सकते हैं,
टू स्क्वायर इंटू 101 लिख सकते हैं। 101 जो है प्राइम नंबर होता है, तो इसको फर्दर हम जो है इसको कैंसिल कराने का प्रयास भी नहीं करते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं तो हम जो है HCF निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमें करना क्या होता है, हमें देखना होता है कि जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं उनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है और विद लीस्ट पावर। मतलब जैसे अगर 2 की पावर 2 है यहाँ पर, जबकि 2 की पावर 5 है, तो इस तरह से ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बात। जबकि ये 3 और 101 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इस तरह से 2 स्क्वायर ही इसका HCF हो गया। या फिर कहिए कि 2 स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 हमारा इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। ये दो नंबर्स जो है 96 और 404, उसका HCF निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर्स का यूज करते हैं। और एग्जैक्टली वी डू लाइक द सेम वे, मतलब जो हमने अभी किया कि पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए, उनको लिख लीजिए, उसमें से आप कॉमन फैक्टर चूज कीजिए विद लीस्ट पावर। तो जिसके भी लीस्ट पावर होंगे वो सारे लिख लीजिए, उनको आपस में जब आप, या जैसे यहाँ पर पावर था तो पावर हमने ओपन कर दिया, अगर और भी फैक्टर्स होते उनको भी खोल के फिर मल्टीप्लाई करा देते, तो जो भी आता वही हमारा HCF हो जाता, ठीक है। बात समझ में आ गई। और फिर हमारा दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है कि हाउ विल वी गेट LCM। तो LCM अगर हमें इन दोनों का निकालना है तो उसमें से जो कॉमन चीज है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर और 2 पावर 5 है, इन दोनों में जो कॉमन है तो 2 पावर है ना, 2 मतलब कॉमन है, तो उसमें जो मैक्सिमम है वो ले लेंगे, तो 2 पावर 5 ले लेंगे। फिर हमारे पास और भी कुछ भी कॉमन रहेगा अगर, तो उसमें भी ग्रेटेस्ट पावर वाला देख लेंगे जो भी होगा, पर अभी है नहीं, यहाँ पर 2 पावर 2 है, यहाँ पर 2 पावर 5 है, सो वी विल टेक 2 पावर 5। एंड यहाँ पर फिर क्या है, अनकॉमन वाली चीजें भी हमें लेनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 पावर 5 तो हमारा कितना आ जाता है, 32 हो जाता है। इनटू में आ गया 3 इंटू 101, तो ये आ गया 32 है, 32 इंटू 303, ठीक है। तो ये आ गया 9696 के बराबर, ठीक है। तो एलसीएम जो है 96 और 404 का 9696 आ गया, मतलब ये मल्टीप्लाई कराने से आया। ये कैसे हमने लिया, पहले तो जो कॉमन फैक्टर है उस पर जो हाईएस्ट पावर वाला है वो लिख दीजिए, फिर अगर 2 से ज़्यादा वाले में है तो हम उसको देखेंगे कैसे करते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा वाले में भी हम वही देखेंगे कि पहले तो हम देखते हैं कि जो सब में कॉमन है, फिर हम देखते हैं कि 2 में कितने कॉमन है, उनमें भी ग्रेटेस्ट पावर वाले, फिर जो है अनकॉमन वाले भी हमें सारे लिखने होते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे जब, तो जो आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम जब हमने कराया तो 4 इंटू 9696 मिला, ठीक है, जिनको कि आप आपस में मल्टीप्लाई करा करके क्या लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 38784 आ जाएगा, ठीक है। थ्री एट सेवन एट फोर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को, मतलब 96 और 404 को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी आप देखेंगे कि यही आ रहा है, 96 इंटू 404 भी यही आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ एनी 2 नंबर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है। तो ये इस चीज का भी हम यूज करते हैं, अगर हमें मान रखिए एचसीएफ दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं और एलसीएम निकालने के लिए कहते हैं, तो हम आराम से ये वाली चीज लगा करके निकाल सकते हैं उसका एलसीएम, या एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, या फिर अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है
तो हम जो है दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बट रिमेंबर, ये जो है सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही वैलिड होता है, तीन नंबर्स के साथ हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम पिछले वीडियो सेशन की तरह ही इस वीडियो सेशन में एक्सरसाइज 1.2 ऑफ NCERT सॉल्व करेंगे। हमने कंसेप्ट्स जो देख लिए, कंसेप्ट जो है इसमें जो इन्वॉल्व था वो हमने देख लिया। तो आइए अब जो है हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में जो एक्सरसाइज हमें सॉल्व करना है वो है एक्सरसाइज 1.2 ऑफ NCERT बुक, जो टेक्स्ट बुक है CBSE बोर्ड के किसी भी स्कूल के लिए। NCERT बुक ही आपका जो है टेक्स्ट बुक होता है, बाकी सारे हेल्प बुक्स हैं। तो उसमें जो 10th क्लास का है बुक फॉर मैथमेटिक्स, उसका हम जो है एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए ये सबसे इजी काम है। तो हम जो है यहाँ पर वी हैव 5 पार्ट्स इन टोटल। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं 140 को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड नेवर हेजिटेट टू शो कि आप क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए ये 70 आ जाएगा, 2 से कराइए 35 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 कराइए तो ये 7 आ जाएगा, और यहाँ 7 कराइए तो ये 1 आ जाएगा। इस तरह से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 जो है वो है आपका 2, 5, 7। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर 140 जो है आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 2, देखिए 2 बार ही आया हुआ है ना, तो 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा इनके लिए, दोनों के को रिप्रेजेंट करना है। फिर 5 और 7 के साथ में कुछ भी नहीं है तो 5 और 7, एंड ट्राई टू राइट इन दिस फॉर्मेट ओनली। मतलब आप जो है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का कोशिश कीजिए, ताकि आप ये किसी को भी परेशानी ना हो इसको ढूंढने में, इवन आपको भी। तो ये जो है आप एक हैबिट ही बना लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 156 है। 156 का अगर हमें प्राइम फैक्टर्स करना है तो ये भी इवन नंबर है, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। जिसके भी यूनिट्स प्लेस पर, किसी भी नंबर जिसके की यूनिट्स प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो ये 156 भी डिविजिबल होगा। तो 2 से हम डिवाइड कराते हैं, 2 7 = 14, तो 8 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 8 आ गया है, तो 8 अगर लास्ट में है तो इवन है, तो फिर से ये 2 से कैंसिल होगा, तो 2 3 = 6, और फिर 2 9 हो जाएगा। अब ये 3 से कैंसिल होगा, क्योंकि कोई भी नंबर है अगर उनके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है बात। तो इस तरह से ये 3 + 9 12 है, जो कि 3 से डिविजिबल होता है। तो इस तरह से ये 39 भी डिविजिबल होगा, या फिर हमें पता है 13 से ये डिविजिबल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा 13 ही है। तो यहाँ पर 156 को अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 देखिए फिर से 2 बार ही आया हुआ है, उसके बाद क्या आया है, 3 आया है, उसके बाद क्या आया है, 13 आया है। तो हमें इसको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 3825 है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें किसका प्राइम फैक्टर करना है, 3825। ये देखिए आउट ऑफ स्क्रीन चला गया। प्लीज ब्रिंग योर बुक। आप बुक का एक्सरसाइज 1.2 खोलिए, उसका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, वो क्या है, 3825 है। तो 3825 ले लीजिए, 2 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये 5 है लास्ट में। फिर हम देखना चाहते हैं कि क्या ये 3 से होगा, तो 5 + 2 7, 7 + 8 15 + 3 18, तो 18 3 से कैंसिल होता है, तो 3 से ये कैंसिल होगा। यही तरीका है ना कि अगर सम ऑफ डिजिट्स, किसी नंबर के डिजिट्स का जो सम है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो इंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह से 3825 जो है 3 से कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा,
ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो गया, तो 2 आया, 22 आया, 7 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, तो 1275 से कैंसिल हो जाएगा। ये 1275 टाइम्स में 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर से हम देखते हैं क्या ये 3 से कैंसिल होगा। तो यहाँ पर ये कितना है, 12 + 2 14 + 1 15, फिर से 3 से कैंसिल होगा 3। अब देखिए ये 1 तो कैंसिल होगा नहीं, तो हमें 12 करना पड़ेगा। 12 को कैंसिल कराते हैं, 3 4 ज़ा 12 हो गया, फिर 3 2 ज़ा 6 और 5, तो 425 में कैंसिल होगा। फिर अगर हम देखें तो ये अब 3 से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 4 + 2 6 + 5 11 हो जाता है, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता है। इस तरह से हमें अब 5 से कैंसिल कराना पड़ेगा। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि यूनिट्स प्लेस पे, बहुत ध्यान से सुनिए, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें यूनिट्स प्लेस पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 5 8 जा 40 हो गया और 5 5 जा 25 हो गया, तो 85 हो गया। फिर जो है 5 से कराएंगे तो ये 17 टाइम्स में चला जाएगा, और 17 हमें वी ऑल नो कि इट इज़ अ प्राइम नंबर, सो वी विल लीव इट हेयर। तो यहाँ पर 3 8 2 5 को अगर हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो 3 दो बार ही अपीयर हो रहा है, तो 3 स्क्वायर विल बी देयर। 5 अगेन अपीयरिंग फॉर 2 टाइम्स, इट विल बी 5 स्क्वायर एंड इंटू 17 विल बी देयर। तो इस तरह से 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 जो है, इसका क्या है, एक्सप्रेशन है अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आप सबों ने बुक्स ले लिए हैं, बुक का आप देखिए 1.2 एक्सरसाइज खोलिए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट देखिए। 4th पार्ट जो है वो क्या है, अब हमें 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो 5 है यहाँ पर, तो 5 से कैंसिल होगा, क्योंकि ये 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि इनका जो सम है डिजिट्स का वो 10 है, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता है। अब यहाँ पर आ गया 1001। अब हमारा सवाल ये है कि क्या 1001 जो है हमारा किससे कैंसिल होगा। देखिए 1 से नहीं, वो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, फिर 7 वगैरह से हम ट्राई कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई इट बाय 7 ना, 7 से हम कर लेते हैं। तो 7 1 ज़ा हो गया, तो यहाँ पर 3 आया, फिर 4 ज़ा 28, तो 2, तो 7 3 ज़ा, तो 143 टाइम्स में 7 से ये चला गया। ठीक है, 1001 7 से कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स में, 143 टाइम्स में। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट लेंगे 11 11 1 ज़ा और 11 3 ज़ा, तो 13 आ गया, तो यहाँ पर 13 और ये ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से 5005 के लिए जो है ये आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। समझ में आया, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखिए, वो है 7429 7429 है। तो 7429 को कैसे प्राइम फैक्टर्स करेंगे, आप भी लिख लीजिए, यू कैन डू द सॉल्यूशन अलोंग विद मी। यहाँ पर देखिए ये 3 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है। फिर इवन नंबर है नहीं, तो ये जो है 4 वगैरह से तो कैंसिल होगा नहीं, 5 से ये है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ना तो 0 है ना 5 है। 6 से होगा नहीं, क्योंकि 3 से होता, अगर 6 से होता तो देखिए आप इस तरह से हटा सकते हैं कि कौन किससे हो सकता है, किससे नहीं हो सकता है। 7 से हम ट्राई कर सकते हैं, पर 7 से ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये 7 से खुद हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, यानी कि 9 बचा रहा है, जो कि एक बारी अगर हम कैंसिल कराएंगे तो 2 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो पहली बारी जब आप देखेंगे तो ये 17 से कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आता है 4, ठीक है, जो कि 68 होता है। 68 + 6 हो गया 74, तो ये 62 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि 62 को कैंसिल कराना है 17 से, तो ये कितने में जाएगा, 62 है, देखिए
62 है, तो 17 से हमें 62, या अगर 62 नहीं जा पा रहा है तो उससे कम रखना पड़ेगा। तो कौन सा आएगा? 3 टाइम्स में 51 है ना, तो 11 बच गया, 119 हो गया। अब 17 7 जा कितना होता है? 17 7 जा होता है 119, तो 437 आ जाएगा। ठीक है, आप अगर साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जो है ये 17 से नहीं कैंसिल होगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 19। ठीक है, 19 2 जा 38 और 3, 19 3 जा 57 हो जाएगा ना, तो ये 23 से कैंसिल हो रहा है। और हमें पता है कि 23 जो है क्या है? प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हम देयरफॉर 7429 को अब एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? 17 पहले आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, और ये सभी एक एक बारी ही आ रहे हैं, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी पे पावर लगाने की जरूरत नहीं है। पिछले बारी में भी 5005 के केस में भी हमें पावर लगाने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट्स कर लिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमने अभी कंसेप्ट सेगमेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, कंसेप्ट जिसमें, तो हमने ये डिस्कस किया था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो वो चीज़ ये वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं हमें। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक चीज़ कही है कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए पहले इन दोनों नंबर्स का। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो आइए हम करते हैं। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर बाकी दूसरे पार्ट, दूसरा और तीसरा, उसी तरह से ऑर्डर में करेंगे। अब 26 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 और 13 होगा। ठीक है, क्योंकि 13 जो है हमारा प्राइम नंबर आ गया, तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 और 13 लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। और 91 की बात करें अगर, तो ये देखिए किससे जाएगा? 7 से जाएगा, तो 7 से कर लेते हैं। तो 7 1 जा और 7 3 जा, तो 13 से जाएगा। वो 13 आ गया ना, 13 टाइम्स में चला गया। तो यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर क्या हो गया कि 26 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। जबकि 91 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन है वो क्या है? देयरफॉर एचसीएफ क्या बनेगा? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा? तो यही 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 हो जाएगा। ठीक है बात। जबकि एलसीएम में क्या होगा? पहले जो कॉमन है वो लिख लीजिए। तो 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 लिख लिया। फिर हमारे पास 2 है और फिर हमारे पास 7 है जो कि कॉमन नहीं है। तो हमारे पास 13 इंटू 14, ये 2 इंटू 7 14 हो गया। तो 13 इंटू 14 जो है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा इन दोनों नंबर्स के बीच का। तो ये आ जाएगा कितना? 182। तो 182 हो जाएगा एलसीएम इन दोनों नंबर्स के बीच में। एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। तो इस तरह से 26 और 91 का जो है एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी थी। फिर अब हम आ जाते हैं वेरिफिकेशन पर। तो यहाँ पर 9 एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो हम जो है दोनों को प्रोडक्ट करा रहे हैं। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 182। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ रहा है? थर्टीन इंटू 8 कितना हो जाएगा? 104 और 26 है तो 106 हो जाएगा। 10 आ जाएगा,
13 1 और 10 23 हो जाएगा। तो 2 3 6 जो है इनका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करें, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो वो हो जाएगा 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, तो 26 वन ज़ा 26 का 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 26 9 ज़ा कितना हो जाएगा, तो 260 में 26 माइनस कर दीजिए, तो 240 234 हो गया, और 234 प्लस 2 तो 236 हो गया। तो ये देखिए दोनों में सेम ही आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये दोनों सेम है, तो देयरफॉर यहां पर हम फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम, या फिर उन्होंने जैसे लिखा एलसीएम इंटू एचसीएफ वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नो प्रॉब्लम विद इट। अब जो है हम सेकेंड पार्ट अपनी बुक में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, 510 है और 92 है। तो 510 है और 92 है, इनका हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 510 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं पहले। अब चूंकि ये इवन नंबर है तो हमारा डिवीजन हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 255 आ गया। फिर हमारे पास ये जो है 3 से कैंसिल होगा, तो 3 8 ज़ा और 3 5 ज़ा 85 हो गया। फिर ये जो है 5 से कैंसिल होगा और यहाँ पर 17 आ जाएगा, 17 से कैंसिल कराइए 1 आ जाएगा। तो 510 को हम एज अ प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं, 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद दूसरा हम करते हैं, दूसरा नंबर है 92। 92 का प्राइम फैक्टर्स देखिए, 2 हो गया, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 46 हो जाएगा, 2 है 23 हो जाएगा, तो 23 आ गया हमारे पास। ये एक प्राइम नंबर है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 92 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 2 स्क्वायर हो गया इंटू 23 हो गया। समझ में आई बात। अब जो है एचसीएफ अगर हम इसका देखें तो हमारे पास 2 ही एक फैक्टर है जो कि कॉमन है, तो एचसीएफ तो हम डायरेक्टली कॉमन फैक्टर के तौर पे लिख देते हैं। तो देयरफॉर एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2 ही एक फैक्टर है, उसमें भी जो लीस्ट पावर है वो 1 है, तो 2 ही एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम की बात करें अगर, तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो है पहले तो इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट पावर वाला है तो वो है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर पहले आएगा। फिर बाकी सारे इंडिविजुअल हैं, इनके एक एक बारी ही अपीयरेंस हैं, तो ये आ जाएगा और 23 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कराएं तो 24 हो जाएगा इंटू 85 हो जाएगा इंटू 23 हो जाएगा। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एलसीएम, और वो है 23460। 23460 जो है ये एलसीएम निकल गया, जो दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं 510 और 92 का। फिर हम जो है नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ कराते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो कितना हो जाएगा, 23460 इंटू 2, 23460 इंटू 2, क्योंकि एलसीएम है 23460, एचसीएफ है 2, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, फिर यहाँ पर 4 6। ठीक है, तो यहाँ पर 46920 हमारा प्रोडक्ट आ गया एचसीएफ और एलसीएम का, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आ गया। फिर हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के लिए आप देखिए इज इक्वल टू क्या आएगा, ये होगा 510 इंटू 92। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी इतना ही आ रहा है। देयरफॉर
क्या आ गया, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और हैंस ये वेरीफाइड भी हो गया, ठीक है, हैंस वेरीफाइड, नो प्रॉब्लम विद इट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए, 336 है और 54 है। 336 का हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, थर्ड पार्ट देखते हैं। 336 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो पहले 2, तो 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, ठीक है। फिर 2 से कराएंगे 2 8 जा और 2 4 जा, ठीक है। फिर 2 से कराएंगे तो 2 4 जा 2 जा, फिर 2 से कराएंगे तो ये आ जाएगा 21, फिर कराएंगे तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ 7, ठीक है। और 7 से जब कराएंगे तो ये 1 टाइम में चला जाएगा। तो इसका मतलब है 336 को आप लिख सकते हैं, 336 को लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 बारी तो 2 आया है तो 2 पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इंटू एक बारी 3 और एक बारी 7, इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो नंबर है वो है 54। आप अपने बुक में देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का देखिए, तो 54 है, इसके भी प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो 2 का 27 हो जाएगा, 27 में 3 तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 3 तो 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि आप जो है 54 को क्या लिख सकते हैं, एक बारी 2 और फिर 3 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम HCF की बात करें तो HCF कितना है, देखिए 3 एक कॉमन फैक्टर है और 2 भी एक कॉमन फैक्टर है। लीस्ट पावर इसमें 2 का 1 है, 3 का भी 1 है, देखिए यहाँ पर है ना 3 का 1, तो HCF निकल गया। अब हमारे पास HCF कितना आ गया, एक तो 2 आया और एक 3 आया, तो 6 आ गया, ठीक है। और जबकि LCM कितना आया, LCM आया हमारे पास, ये सारे ही आएंगे, 2 पावर 4 भी आएगा, 3 पावर 3 भी आएगा और 7 भी आएगा, ठीक है। तो 2 पावर 4, 2 पावर 4, 3 क्यूब और 7 ये सभी आएंगे, तो 2 पावर 4 इज 16, 3 पावर 3 इज 27 और इंटू 7, तो ये जो मल्टीप्लाई होके हमें देंगे वो देंगे 3024, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई कराना है और देखना है कि वो जो है नंबर के बराबर है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर LCM इंटू HCF कराते हैं, तो वो हो जाएगा 9 करके लिख दीजिए, 9 LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 3024 इंटू 6, तो ये आ जा रहा है 18144, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी वही आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 336 इंटू 54, जिसको कि हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इस तरह से हमारा ये वेरीफाइड हो जाता है, वेरीफाई हो गया। तो हमने क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट्स देख लिए। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, तो हम पार्ट वाइज फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। तो हम 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 15 का निकालेंगे और 21 का निकालेंगे। तो 12 के लिए 2 6 जा हो गया, 2 3 जा हो गया और 3 1 जा हो गया। 15 के लिए भी 3 से शुरू करेंगे, 3 5 जा और 5 1 जा हो जाएगा। इसको भी हम 3 से शुरू करेंगे, 7 जा 7 1 जा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 का हो जाएगा, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। इस तरह से
दिस इम्प्लाइज HCF अगर हम देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ ये 3 ही है जो कि कॉमन फैक्टर आ रहा है। देखिए आप, ये 3 ही है जो तीनों में है, तो ये 3 आ जाएगा HCF। उसके बाद हम LCM की बात अगर करें तो LCM में क्या होता है, सबसे पहले तो आप जो कॉमन है वो लिख दीजिए, फिर अनकॉमन चीज़ें लिखना शुरू कीजिए। तो 2 स्क्वायर वो आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 7 आएगा। तो इस तरह से अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ये 12 हो गया, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 420। ठीक है, तो 420 इसका LCM हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो है हमने इन तीनों नंबर्स के HCF और LCM निकाल दिए। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, ये है 17, 23 और 29। अगर आप गौर से देखें तो 17 प्राइम नंबर होता है, 23 भी प्राइम होता है और 29 भी प्राइम होता है। तो अगर 3 प्राइम नंबर्स हमें दिए हुए हैं तो इनका जो HCF होगा वो 1 होगा, एज ऑल द नंबर्स गिवन आर प्राइम। बस इतना लिख दीजिए आप, यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, HCF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 एज ऑल द नंबर्स गिवन आर प्राइम। ठीक, उसके बाद जो है हमें यहां पर LCM निकालना है। तो LCM इन दिस केस विल बी प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 कराएंगे, और इनको जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मिलेगा 11339। ठीक है, तो ये हमारा LCM आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आउट ऑफ स्क्रीन चला गया है, आप अपनी बुक में देखिए। यहां पर पहला नंबर है 8, 8 का प्राइम फैक्टर्स कराएंगे तो 2, ये 4 हो जाएगा, 2 2 और यहाँ पर 1, मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 या 2 क्यूब लिख सकते हैं, सिंपल। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा नंबर है 9। ठीक है, आप अपनी बुक में देखिए, 3 3 3 जा 9 हो गया, तो यहाँ पर हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को हमने 3 स्क्वायर लिख दिया। फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो है 25, 25 भी 5 का स्क्वायर होता है, तो ये हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सारे ही अलग हैं, तो मतलब हमारा HCF तो अभी भी 1 ही होना है इसका। ठीक है, जबकि ये प्राइम नहीं है, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। 8, 9 और 25 में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन HCF जो है इनका 1 ही है, क्योंकि कॉमन जो है इनमें कॉमन फैक्टर जो हैं वो कोई है नहीं, यानी कि 1 है जिसको कि हम कॉमन फैक्टर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि HCF 1 होने के लिए जो नंबर्स हमें दिए हों वो सारे प्राइम नंबर हों। यह आपका ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब LCM की बात करें तो चूंकि कुछ कॉमन तो है नहीं, क्योंकि HCF 1 आया है, तो हमें सबको आपस में मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा, मतलब 2 क्यूब को 3 स्क्वायर से और फिर जो आउटकम आएगा उसको 5 स्क्वायर से। 2 क्यूब इज 8, 9 और ये हो गया 25। ठीक है, 25 इंटू 8 होता है 200, 200 इंटू 9 होता है 1800। तो हमारा 1800 जो है LCM हो गया, ये जो 3 नंबर्स हमें दिए हैं। इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 NCERT का कर लिया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9, find LCM of 306 and 657। मतलब हमें 306 और 657 का LCM निकालना है, HCF दिया हुआ है, तो हमें क्या लगाना चाहिए। बहुत ही इजी है, आप जरा सोचिए क्या लगाना है, बहुत सोचिए ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि हमने अभी कंसेप्ट जब हम कर रहे थे तो उस समय हमें एक बात बताई गई कि HCF
एंड एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो हम जो है यहां पर सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिख सकते हैं इज इक्वल टू यहां पर 306 इंटू 657 कराएंगे और अपॉन में हम HCF यानी कि 9 करा देंगे। समझ में आया? तो ये कैंसिल कराएंगे, जिससे भी कैंसिल होगा, और फिर जो है हमें वो आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये हो रहा है 73 टाइम्स में हो जाएगा। अब 73 इंटू 306 कराएंगे तो 73 इंटू 306 कितना दे जाएगा हमें, तो वो दे जाएगा 22338, ठीक है। तो 22338 जो है वो एलसीएम हो जाएगा किसका, ये जो दो नंबर्स हमें प्रोवाइडेड है। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 22338, ओके। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ऐसे तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि अब तक जो है फ्रॉम 2008 अब तक जो है शायद ही कोई क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि नहीं आया है बोर्ड में। तो इसलिए पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो पूरी एक्सरसाइज, पूरे एक्सरसाइज का सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चैप्टर का, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पर देखिए पावर में n है, तो हमें ये पता करना है कि ये 0 पे एंड करेगा कि नहीं करेगा। देखिए कोई भी नंबर है उसके पावर में चाहे जितनी मर्जी आप डाल दीजिए, वो 0 पे कब एंड करेगा उस चीज को पकड़ने की जरूरत है। तो 0 पे कोई भी नंबर का जो डिग्री पावर है उसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वो तभी 0 पे एंड करेगा अगर उसके जो फैक्टर्स होंगे उनमें 2 एंड 5 बोथ होंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 एंड 3, ठीक है। तो यहां पर सिंस फैक्टर्स ऑफ 6 डू नॉट इंक्लूड, ये लिखना पड़ेगा, डू नॉट इंक्लूड 5, ठीक है। देयरफॉर its any power will never end with the digit 0, ठीक है। 0 पे एंड नहीं करेगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, 6 पावर n will not end with the digit 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। हमें ये दिखाना है कि ये और ये दोनों ही कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। अब ये देखिए दोनों ही नंबर्स अलग अलग हैं। पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और हम इनको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि ये दो पार्ट हैं इसके, मतलब हमें ये बताना है कि ये वाला नंबर क्यों कंपोजिट है, हमें ये भी बताना है कि ये वाला भी क्यों कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, अगर हम 1 को भी एज अ फैक्टर कंसिडर करें तो यहाँ पर हम 7 इंटू 11 इंटू 13 है प्लस 13 है। अगर हम 13 कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 बचेगा।
जबकि इसके लिए +1 बचेगा। तो इस तरह से अगर देखिए तो 13 इंटू ये 77 + 1 तो 78 हो गया। अच्छा, ये एक इवन नंबर है तो आप देख लीजिए, इससे 2 तो आप निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको 13 इंटू 2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 39 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको और भी फैक्टर्स कर सकते हैं। तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 कर सकते हैं। तो हम इसको 13 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2, या फिर अगर हम असेंडिंग ऑर्डर वाला कन्वेंशन फॉलो करें तो वो 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ कंपोजिट, क्योंकि इसको हम जो है मोर देन 2 प्राइम के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसमें भी हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टर्स से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स भी, वो 2 प्राइम भी अगर निकल जाते हैं तो भी सही है, क्योंकि 1 तो होगा ही, 1 तो हमने लिखा ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज कंपोजिट, कंपोजिट है, ठीक है। एज इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे पे आ जाते हैं। यहां पर है ऑल्सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और +5 है। तो ये 5 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और +1, ठीक है, +1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 5 और 7 6 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 और +1, ठीक है। तो इस तरह से 5 इंटू 5 इंटू 1009 हम लिख सकते हैं। तो ये भी देखिए आपके पास यहाँ पर 5 इंटू 1009 इंटू 1 है ही हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो है देयरफॉर इट इज इट्स फैक्टर्स आर मोर देन 2। देयरफॉर हैंस इट इज कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट है ये क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इट्स फैक्टर्स आर मोर देन 2 हैंस इट इज कंपोजिट, ये भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव कीजिए, 6 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट जो उन्होंने कर दिया ना, इसका मतलब है कि आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दे विल मीट again at the starting point in the time equal to LCM of 18 and 12, ठीक है। क्योंकि 18 मिनट्स में एक और दूसरा जो है 12 मिनट्स में एक राउंड लगा लेता है।
तो हमारे पास जो है लगा लेती है या लेता है, जो भी है, सोनिया है तो लेती है और रवि है तो लेता है। तो यहाँ पर एलसीएम हमें बेसिकली टाइम का निकालना है, 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का। तो हम जो है इनका एलसीएम अगर हम निकालें तो 18 और 12 के लिए क्या हमें प्राइम फैक्टर्स की ज़रूरत है, तो लिख लेते हैं। पी एफ ऑफ 18 हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। जबकि पी एफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 जो होगा वो 2 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। अब अगर एलसीएम की बात करते हैं तो 2 कॉमन फैक्टर है जिस पर कि जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 2 है, तो 2 स्क्वायर विल बी देयर, इनटू 3 कॉमन फैक्टर है, उसमें 3 स्क्वायर जो है ग्रेटेस्ट पावर वाला है, तो ये 4 इंटू 9 आ जाएगा जो कि 36 है। तो देयरफॉर क्या होगा, दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। तो दे will meet at the starting point after 36 मिनट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीटली सॉल्व किया, एक एक स्टेप्स देखे और यही है स्टैंडर्ड वे ऑफ आंसरिंग। अगर आपके पास किसी भी लेवल पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका आंसर ऐसा ही होना चाहिए, इसी तरह का होना चाहिए। और उससे पहले हमने कंसेप्ट्स देखा, कंसेप्ट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल कह लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम कह लीजिए ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल इसको क्यों कहते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखा, ठीक है। आपको बोर्ड में जो है ये पूछा जाता है कि स्टेटमेंट लिखिए, तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आएगा। अब थ्योरम इतनी रिजिडिटी हालांकि मैथमेटिक्स में नहीं होता है, तो आप अपने वर्ड्स में भी थ्योरम को लिख सकते हैं एज फार एज कि उनके मीनिंग जो है बहुत क्लियर कट होने चाहिए, जो कि वो ओरिजिनल थ्योरम को एक्सप्रेस कर पाए कि एक्चुअली व्हाट वाज इन द ओरिजिनल थ्योरम, ठीक है। इसी बात के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्द अगले सेशन में आप सबों से फिर मुलाकात होगी, जिसमें कि हम जो है इसका अगला टॉपिक, रियल नंबर्स का अगला टॉपिक लेंगे, वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। और फिर हम इस पर जो बेस्ड है एक्सरसाइज 1.3 उसको हम सॉल्व करेंगे पूरी तरह से कंप्लीटली। तो प्लीज़ बी देयर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।